आज सबसे पहले हम झारखंड की बात करने वाले हैं, क्योंकि झारखंड के देवघर में आज विकास का एक नया उत्सव मनाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं और शहर इस मौके पर दो ऐसी शुभ सौगातें प्राप्त करने जा रहा है जिनसे देवघर और आसपास के इलाकों की तस्वीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री यहां पर न केवल देवघर को एयरपोर्ट और एम्स का तोहफा देंगे, बल्कि खुद देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर पर मत्था भी टेकेंगे। बाबा वैद्यनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों में देवघर ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। देवघर में प्रधानमंत्री की एक भव्य जनसभा है। तैयारियां करीब करीब पूरी हैं। देवघर को मिलने जा रहे एयरपोर्ट से केवल झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल के लोगों को भी फायदा पहुंचने वाला है। इस एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट कोलकाता के लिए रवाना होगी, जिसके बाद बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई के लिए भी उड़ानों की शुरुआत की जाएगी। आपके सामने ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री की देवघर यात्रा से जुड़ी हुई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि देवघर में आज त्योहार से पहले विकास की कैसी भव्य दिवाली मनाई जाएगी। तो देखिए, समझ लीजिए कि सावन जो है शुरू होने वाला है और इस पावन मौके पर बाबा भोलेनाथ के भक्तों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। झारखंड के देवघर में शानदार एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट के चालू हो जाने के बाद देवघर पूरे देश से हवाई मार्ग से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। रोशनी में नहाया, पूरी तरह से बनकर तैयार, ये देवघर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए नवेले हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से दोपहर 1:15 पर देवघर एयरपोर्ट आएंगे। मोदी करीब 1:30 बजे देवघर कोलकाता की पहली पैसेंजर फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री करीब 17 मिनट तक एयरपोर्ट पर आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। 657 एकड़ में ये एयरपोर्ट फैला हुआ है। 2500 मीटर का रनवे होगा। ये एक्सक्लूसिव दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं देवघर हवाई अड्डा का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। उसके पहले का दृश्य बिल्कुल यहाँ पे सजा हुआ, बिजली के जो विद्युत सज्जा की गई है उससे बिल्कुल जगमग हो उठा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का नजारा है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स है। ये पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस पूरे इलाके को। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। इस बार 14 जुलाई से श्रावण मेले की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम अब हवाई मार्ग से देश भर से जुड़ जाएगा। देवघर एयरपोर्ट क्यों इतना खास है और कैसे इससे देवघर या झारखंड के विकास की रफ्तार को नए पंख लगेंगे, इसे इन बातों से समझ सकते हैं। देवघर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज 657 एकड़ इलाके में फैला हुआ है, जिसमें 2500 मीटर लंबा रनवे है। जहां 4000 मीटर से भी ज्यादा इलाके में सिर्फ टर्मिनल का निर्माण किया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग में 6 चेक इन काउंटर और 2 अराइवल पॉइंट के साथ ही 200 यात्रियों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं। इंटरनेशनल मानक का एयरपोर्ट है और यहाँ हमें लगता है कि अब टूरिस्ट लोगों को जो इंटरनेशनल सीट से यहाँ के हैं वो उनको अब कलकत्ता, पटना, रांची नहीं जाना होगा। वो डायरेक्ट अब देवघर आएंगे और देवघर के इकोनॉमिक इससे काफी बढ़ेगी। समय का बचत होगा, पैसे का बचत होगा, हर तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोगों को थकान होती थी, शारीरिक परेशानी होती थी, उससे भी बचत होगी। बिल्कुल बचत होगी। और ये एक तरह से लोग मान रहे हैं कि ये एयरपोर्ट जो है ये बाबा की ही कृपा है जो देवघर को एयरपोर्ट। सावन से पहले एक सौगात, बहुत बड़ी सौगात। ये एयरपोर्ट कई तरह की अत्याधुनिक हाईटेक सुविधाओं से लैस है। फिलहाल देवघर से कोलकाता की उड़ान सेवा शुरू होगी, जो बाद में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को कनेक्ट करेगी। देवघर एयरपोर्ट को 3C से अपग्रेड कर 4C का लाइसेंस मिल गया है। अपग्रेडेड लाइसेंस मिलने से देवघर एयरपोर्ट से अब कमर्शियल विमान की उड़ान भरने का रास्ता साफ हो गया है। इस तरह देवघर एयरपोर्ट को एरोड्रोम का दर्जा मिल गया है। देवघर एयरपोर्ट से अब एयरबस 321 के साथ बोइंग 737 और भारी मालवाहक विमान भी उड़ान भर सकेंगे। एयरबस 320 को रखने के लिए 3 एप्रन भी बनाए गए हैं। झारखंड में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाद देवघर एयरपोर्ट राज्य का दूसरा एयरपोर्ट होगा। देवघर हवाई अड्डा झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी बिहार के साथ ही पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के लिए वरदान साबित होगा।
रांची से सत्यजीत कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, प्रधानमंत्री तो आज पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनके वेलकम की तैयारियां एक दिन पहले ही शुरू हो गई हैं। दीप प्रज्वलित करके उनके ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई है और इस मौके पर जब वैद्यनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो मंदिर समिति की तरफ से एक गिफ्ट भी प्लान किया गया। देखिए, बहुत ज्यादा हम लोग अंदर से खुशी है। मोदी जी जो आ रहे हैं हम लोग के लिए पूरा लाइफ लेके आ रहे हैं देवघर में, वैद्यनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है। बाबा धाम में उत्साह है, देवघर में उत्सव का माहौल है। आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं और ये तैयारी पीएम के भव्य स्वागत की है। सोमवार की शाम देवघर के टावर चौक से लेकर वीर कुंवर चौक तक 1 लाख दिए जब एक साथ जगमग हुए तो लगा कि मानो दीपावली आ गई हो। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने अपने घरों के सामने एक एक दीपक जलाकर प्रधानमंत्री के स्वागत का शुभारंभ किया। दिया जला के मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। 1 लाख दिया जला रहे हैं हम, जलाकर बहुत ज्यादा हम लोग अंदर से खुशी है। बहुत ज्यादा अंदर से ये है, दिया जलाकर हम लोग मोदी जी को स्वागत करना चाह रहे हैं। मोदी जी जो आ रहे हैं हम लोग के लिए पूरा लाइफ लेके आ रहे हैं देवघर में, जो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। देवघर वासियों के लिए खुशी की बात है। इतना दिया जला के हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बाबा नगरी आगमन पर उनका स्वागत काशी की तर्ज पर किया जाएगा। वैदिक परंपरा के अनुसार मंत्रोच्चारण, भजन कीर्तन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे रूट में 55 स्टॉल के जरिए पुष्प वर्षा की जाएगी। पीएम के स्वागत की ऐसी तैयारी, ये उत्साह, ये उमंग हो भी क्यों ना। देवघर आज एक साथ कई ऐतिहासिक शुरुआतों का साक्षी जो बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के लोगों को 16,000 करोड़ की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज देवघर एयरपोर्ट, बाबा वैद्यनाथ धाम का विकास परियोजना, देवघर एम्स, रांची रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गोड्डा कोच मेंटेनेंस डिपो की आधारशिला रखने के अलावा रेलवे और रोड की कई परियोजनाओं की सौगात भी झारखंड को देने वाले हैं। राज्य को विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही आज पीएम मोदी बाबा धाम में हाजिरी भी लगाएंगे। शिव भक्त पीएम मोदी बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रबंधन बोर्ड की तरफ से भी प्रधानमंत्री के दौरे को यादगार बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले शंख ध्वनि से स्वागत किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में पीएम अकेले पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन सब के बाद बाबा मंदिर प्रबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को रेशम की धोती, लोटा और रुद्राक्ष के साथ ही मोमेंटो उपहार के तौर पर दिया जाएगा। रांची से सत्यजीत कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बाद मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाके पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस से जूझ रहे हैं। ऐसे में आखिरकार बादलों की कृपा हो ही गई दिल्ली पर। सुबह सुबह दिल्ली पर बादलों ने डेरा डाल लिया और झमाझम बारिश सुबह से देखने को मिल रही है। आपके सामने 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दिल्ली से, दूसरी तस्वीर नोएडा और तीसरी गाजियाबाद से। ये इलाके जो हैं पिछले कुछ दिनों से भयावह गर्मी की चपेट में हैं। उमस के चलते इनका बुरा हाल है, लेकिन आखिरकार बारिश हो ही गई और मौसम सुहाना हो गया, मिजाज बदल गया, लोगों को राहत मिली है, तर रहे हैं लोग। और मौसम विभाग की माने तो बारिश जो है वो 1-2 दिन अभी और बरसते रहेंगे मेघा, और अब बादलों के चलते गर्मी का जो टॉर्चर है वो दिल्ली वालों को नहीं अब झेलना पड़ेगा। 3 तस्वीरें। देखिए, वैभव ने बड़ी अच्छी खबर सुना दी है कि दिल्ली वालों को, यानी कि हमको तो राहत मिल गई, इसलिए हम चाय का कप भी लेकर बैठे हैं क्योंकि ऐसा मौसम है। लेकिन
राज्य जो है, अलग अलग राज्य, वहां पर बादल ना केवल बरस रहे हैं बल्कि बाढ़ की वजह से लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन गए हैं। शहर शहर इस वक्त पानी में डूब गए हैं और लोगों को बचाना मुश्किल काम होता जा रहा है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर आज का दिन आपके लिए सावधान रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से यहां पर बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आज का दिन महाराष्ट्र में मुश्किल के नाम रह सकता है। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो यहां पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां पर कई शहर इस वक्त बाढ़ से बेहाल है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर वालसाड में देखने के लिए मिल रहा है। कुछ इसी तरह का हाल मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश के 13 जिले इस वक्त भारी बारिश से जूझ रहे हैं। चेतावनी यहां पर जारी की गई है। तो वहीं ओडिशा में भी बादलों की मनमानी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बिहार की बात की जाए तो कोसी नदी का कटान जो है उससे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि बाढ़ के बीच जिंदगी को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 6 तस्वीरें देखिए, देश भर में बाढ़ और बारिश का हाल ये तस्वीरें बयान कर रही है। तो देखिए, कहीं जो बादल हैं वो मेहरबान साबित हो रहे हैं तो कहीं ये बादल बरस कर लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, मौसम के जो मानसून का जो मौसम है, उस शहर शहर सैलाब में सितम ढा रहा है। और सबसे बुरा हाल जो है गुजरात का इस वक्त नजर आता है असम के बाद, जहां इस साल भारी बारिश के चलते कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जिसके चलते लोगों का जीना जो है दूभर हो चुका है, बेहाल हो चुका है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन निश्चित तौर पर अस्त व्यस्त हो रहा है और गुजरात के लोग जो है मौसम की मार से त्रस्त नजर आ रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी बाढ़ का सितम अब देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भी आफत की बारिश जारी है। अहमदाबाद के लोगों को जिस बारिश का इंतजार था वो मुसीबत की बौछार लेकर आई है और पूरे शहर में आफत की झड़ी लगी है। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कों पर कारें तक पानी में डूब चुकी हैं। मॉनसून की शुरुआत से ही गुजरात में मौसम कहर ढा रहा है। मौसम विभाग ने अभी 2 दिन गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। यानी लोगों पर आई ये मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली। अगर फिर से तेज बारिश हुई तो अहमदाबाद में मुसीबत और बढ़ेगी। लोगों के सामने ज्यादा मुश्किल खड़ी होगी। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और कहा गया है कि किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है। गुजरात के नर्मदा जिले में भी भारी बारिश के चलते हालात लगातार खराब हो रहे हैं। शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। गुजरात के वलसाड में तेज बारिश के चलते स्थिति बेहद खराब है और अंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वलसाड शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। कई इलाकों में सैलाब के बीच फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश से प्रभावित 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र में भी बाढ़ से हालात गंभीर है। मूसलाधार बारिश के बाद नंदुरबार के एक स्कूल में कई स्कूली बच्चे लहरों के बीच फंस गए। उन्हें बचाने के लिए कई घंटे तक ऑपरेशन चला। लगातार बारिश के बाद से देव नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 33 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। बीते 2-3 दिनों से कई जिलों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। छिंदवाड़ा जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति हो गई है, जिसकी वजह से छिंदवाड़ा हाईवे को बंद करना पड़ा है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भी आफत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड में कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको ओडिशा के गंजाम जिले से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूली बच्चे जिंदगी दांव पर लगाकर बाढ़ में फंसे रस्सी के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। गांव में पुल नहीं है, लिहाजा लोगों को इसी तरह से बाढ़ के वक्त नदी को पार करना होता है। फिलहाल बाढ़ के बीच ये जिंदगी की वो जंग है जिसमें हर पल जान गंवाने का खतरा बना रहता है।
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सिर्फ इस रस्सी के सहारे ये छोटे छोटे बच्चे इस नदी को पार कर रहे हैं। पानी का बहाव काफी तेज है, ऐसे में कोई भी अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती है। तो देखिए, उड़ीसा की तस्वीरें तो आपने देख ली। चलिए अब आपको बता देते हैं कि देश भर में मौसम ने कैसे शहर शहर लोगों को पानी में जीने को मजबूर कर दिया है। फिलहाल तो देखिए, अगर असम, गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश की अगर बात करें तो यहां हाई अलर्ट है, मतलब जहां लोगों को सावधान करने की बहुत जरूरत है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर देखिए 33 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मौसम के मिजाज को देखते हुए अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की है, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासन किस तरह से तैयारियां करे। बिल्कुल, देखिए अगर केरल की बात करें रोमिता, तो केरल के 4 जिलों में भारी बारिश से बहुत ज्यादा मौसम जो है विकराल हो चुका है और अलर्ट पर जारी कर दिया गया मौसम को। राजस्थान में अगले 2 दिन तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भी प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो वहीं गुजरात, जो कि प्रभावित नजर आ रहा है बाढ़ से, वहां पर अगले 4 दिनों तक और भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के कई जो जिले हैं वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। स्थितियां वहां पर गंभीर बनी हुई है, लेकिन इस बीच लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि अभी इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी गुजरात के, देखिए वलसाड़ और नवसारी की अगर हम बात करें तो ये बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहां लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। गुजरात के डांग, नर्मदा, पंचमहल भी बाढ़ से ग्रसित नजर आते हैं। गुजरात में देखिए एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 16 टीमें मौजूद हैं इस वक्त, जो दिन रात युद्ध स्तर पर जिंदगियां बचा रही हैं। गुजरात के अलग अलग शहरों में अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर नर्मदा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, क्योंकि रात दिन वहां पर बारिश हो रही है। तो सड़कें तो लबालब है ही, लेकिन नदियां भी उफान पर आ गई हैं। बिल्कुल, वहीं अगर देखिए विदिशा की बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां बारिश के चलते स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया सेफ्टी के लिहाज से। राजस्थान की अगर भीलवाड़ा की बात करें तो वहां देखिए सबसे ज्यादा बारिश अब तक दर्ज की गई है। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यहाँ के लिए अनुमान ये है कि काफी कम बारिश जो है अब तक दर्ज की गई है। तो वहीं देश में अगर आप साउथ को देखेंगे तो तेलंगाना और तमिलनाडु में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। तो एक तरफ थोड़ी कम, एक तरफ थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन फिलहाल कहीं जो बारिश है वो लोगों के लिए राहत साबित हो रही है अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। लेकिन अगर आप गुजरात को देखेंगे, आप असम को देखेंगे, तो वहां पर ये बारिश जो है लोगों के लिए इस वक्त मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रही है। बिल्कुल, चलिए अब रुक कर लेते दूसरी खबरों का और आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के चुरू। यहां देखिए भविष्य के अग्निवीर जो हैं जमकर पसीना बहा रहे हैं। उमस और गर्मी के बीच युवा जो हैं जमकर मेहनत कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहा है। सभी की आंखों में बस एक ही सपना है, सेना की वर्दी में देश की सेवा करना। जिस्म को फौज के लिए फौलाद बनाते, उमस और गर्मी में पसीना बहाते, दिन रात इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए तपस्या में जुटे ये राजस्थान के चूरू के युवा हैं। कहते हैं तैयारी पूरी हो और इरादे मजबूत हो तो कामयाबी भी कदम चूमती है। चूरू के इन युवाओं की जोश से भर देने वाली बातें सुनिए, फिर दिखाएंगे इनकी हाड़ तोड़ तपस्या। मुझे बचपन से ही सेना के अंदर जाने का जुनून है। मैं हमेशा से सेना के लिए प्रयास करता आया हूँ। घर पे भी मैं जब 10वीं क्लास में था तब से मैं दौड़ की प्रयास में लग गया था। अग्निपथ है जिसकी देश में पूरे में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे गवर्नमेंट 1 रुपए भी नहीं दे तो भी कोई बात नहीं। अगले महीने 13 अगस्त से 6 सितंबर तक राजस्थान में अग्निवीर योजना के तहत सेना की भर्ती शुरू होने वाली है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीते 3 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का, क्योंकि अग्निवीर स्कीम के विरोध से परे चूरू के इन युवाओं का मानना है कि सेना का वर्दी पैसे के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र रक्षा के सपने को पूरा करने के लिए पहनना है।
देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमें वर्दी चाहिए, बस आर्मी की सपना है बचपन का, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। बस चाहे एक दिन के लिए मिले, वर्दी चाहिए। अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है, हमें बस आर्मी में जाना है। हमारा अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है, वर्दी चाहिए, बस चाहे एक दिन के लिए मिले। फौज की तैयारी में जुटे इन युवाओं में कोई ITI पास है तो किसी ने PG DCA, BA, BSc और मास्टर डिग्री कर रखी है। इतना ही नहीं, कुछ युवा MBA, BTech और MTech वाले भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी पढ़ाई के बाद फिर सेना में भर्ती की तैयारी का क्या मतलब? तो इनका मानना है कि सेना की 4 साल की नौकरी के बाद वापस लौटने पर ये डिग्री आगे की नौकरी के लिए काम आएगी। मुझे बचपन से ही शौक था आर्मी में जाने का। मैंने फिर आर्मी जाने के लिए पहले फर्स्ट ईयर में NCC ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद मैंने 3 साल NCC कंप्लीट की। उसके बाद मैंने रनिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। तब से जाकर मैं यहाँ पर अच्छी रनिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है। मुझे 3 साल से बहुत इंतजार था इस भर्ती का और मेरे को अब सुनहरा मौका मिला है। इसमें मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने देश के लिए। 13 अगस्त से 6 सितंबर तक 25 दिन तक चलने वाली सेना भर्ती रैली में राजस्थान के चुरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के युवा शामिल होंगे। इस भर्ती रैली में चुने गए युवाओं का मेडिकल और रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। चुरू से विजय चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं JEE मेन परीक्षा की टॉपर स्नेहा पारिक से। कड़ी मेहनत और सफलता पाने के जुनून ने स्नेहा को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दिया है। स्नेहा ने परीक्षा में 100% अंक हासिल किए हैं। स्नेहा ने 300 अंकों की परीक्षा में पूरे 300 अंक स्कोर किया है। चेहरे पर कामयाबी की मुस्कान, दिल में कुछ कर गुजरने का जोश और विक्ट्री के इस साइन से स्नेहा पारिक अपने इरादे जाहिर कर रही हैं। गुवाहाटी की रहने वाली स्नेहा पारिक ने JEE मेन जून सेशन में टॉप किया है, वो भी 100% के साथ। स्नेहा ने 300 में से 300 नंबर हासिल किए हैं। ऐसा करने वाली वो देश की दूसरी छात्रा बन गई हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्नेहा रोजाना 12 घंटे की पढ़ाई करती थी। कोचिंग में क्लास खत्म होने के बाद वहीं रुक जाती थी और कोई डाउट होने पर तुरंत फैकल्टी से पूछकर उसे क्लियर कर लेती थी। फिर रात में 8 बजे स्नेहा अपने घर लौटती थी। कड़ी मेहनत और पूरा फोकस स्नेहा की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। स्नेहा का मानना है कि अगर नींव मजबूत हो तो फिर आगे की राह आसान हो जाती है। अगर 100% हम अपनी मेहनत करें तो हर चीज पॉसिबल है। कुछ भी अगर हम अचीव करना चाहे, अगर हम 100% दे दे अपना, तो हर चीज पॉसिबल है। 100% बस एक बार इंसान अपना 100% देना सीख जाए तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। स्नेहा की इस कामयाबी को कुछ इस अंदाज में सेलिब्रेट किया गया। हर किसी ने स्नेहा को बधाई दी। देश भर में स्नेहा की कामयाबी की चर्चा हो रही है। आगे स्नेहा IIT मुंबई से CS ब्रांच में BTech करना चाहती हैं। स्नेहा को किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है और अब नए हौसले के साथ उड़ान भरना चाहती है। गुवाहाटी से पल्लव बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जेल का नाम जब हम लेते हैं तो एक अंधेरी कोठरी की तस्वीर जो है दिमाग में आ जाती है, जहन में आ जाती है। जुर्म की सजा काटते इंसान की छवि उभरने लग जाती है। लेकिन मथुरा की जेल में कैदियों को सुधारने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। यहाँ जो मुस्लिम कैदी हैं वो लड्डू गोपाल की सुंदर पोशाक बना रहे हैं। जेल में बनी पोशाक की डिमांड जो है खूब हो रही है। वहीं कैदियों और जेल के प्रशासन की हर ओर तारीफ भी हो रही है। मोहम्मद इरशाद, सेजी और तस्नीम सिलाई मशीन पर पूरी शिद्दत से रंग बिरंगी पोशाक बनाने में जुटे हैं। कोई गोटा पट्टी लगा रहा है तो कोई सुंदर पोशाक पर सितारों को चमका रहा है। तीनों मथुरा जेल के कैदी हैं। तीनों पर हत्या जैसे संगीन जुर्म का आरोप और जहां ये सिलाई सेंटर चल रहा है वो है मथुरा की जेल। कैदियों के अंदर छिपे हुनर को तलाशने और तराशने की ये अनोखी पहल
मथुरा जेल प्रशासन की ओर से शुरू की गई है। ये मुस्लिम कैदी अपनी सजा के दौरान भगवान कृष्ण की अलग अलग तरह की सुंदर पोशाक बना रहे हैं। जेल आ गया था तो कुछ भी नहीं था। फिर ये मेरी मैम है डीपी मैम साहब, इन्होंने दोबारा से शुरुआत करवाई इस काम की। इन्होंने कोई पार्टी से बात करी तो उसने इन्होंने मेरे लिए उससे काम मांगा। उसने कहा अगर आप जेल में शुरुआत करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, बंदियों के लिए एक प्रेरणा की बात होगी, आगे बढ़ने की होगी और बंदियों को भला होगा, इससे मजबूरी जैसी मिल रही, बंदियों को कुछ भला होगा। तो मैंने निर्णय करके दोबारा मेरे लिए काम चालू करा। लड्डू गोपाल की मयूर पंख वाली पीली मनमोहक पोशाक, कान्हा की गोटेदार सितारों से चमकती गुलाबी रंग की खूबसूरत ड्रेस, सब कुछ इन कैदियों के हुनर का नतीजा है। जेल में बनी इन पोशाक को अलग अलग मंदिरों और खास तौर से बांके बिहारी मंदिर में भी भेजा गया है। गाजियाबाद की निजी संस्था हरि प्रेम सोसाइटी ने सबसे पहले लड्डू गोपाल ड्रेस के लिए 300 पीस का ऑर्डर दिया था। जेल के इन कैदियों ने पूरी मेहनत से इस ऑर्डर को पूरा किया। इसके बाद कैदियों द्वारा निर्मित पोशाक की डिमांड बढ़ गई। संस्था ने 5000 पीस पोशाक का नया ऑर्डर दिया है। साथ में अभी लड्डू गोपाल के लगभग 5000 वस्त्रों का हमें जो है ऑर्डर प्राप्त हुआ है। हरि प्रेम सोसाइटी गाजियाबाद की एक संस्था है, उनके द्वारा रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। उससे हम लोग बना रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 400 से लेकर 500 पोशाकों का निर्माण करा के उनको दे दिया है। जितनी जो संस्था है उसकी डिमांड, मार्केट की डिमांड को देख रही है वो, और जो पोशाक अभी 500 ले गई है वो सभी की सभी बिक गई हैं। उनकी भारी डिमांड को देखते हुए उन्होंने जो है हमें जितना ऑर्डर देंगी हम उसको और अच्छे तरीके से युद्ध स्तर पे उसको बना के निर्माण कराएंगे। बढ़ती डिमांड को देखते हुए जेल प्रशासन अब इन ड्रेस को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी ऑनलाइन बेचने की तैयारी में है। मथुरा जेल की इस पहल और कैदियों के हुनर की हर ओर तारीफ हो रही है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, स्कूल के दिन ना बड़े अनोखे होते हैं और आजकल तो स्कूल में इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं कि और अनोखापन आ जाता है। तुम्हें याद आते हैं अपने स्कूल डेज में? बिल्कुल, तो मुझे याद है कि मैं कुछ क्लासेस में इतना वीक था कि मेरी जो है नाइट में भी क्लासेस लगती थी। मतलब नाइट शिफ्ट भी होती थी? बिल्कुल, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा पढ़िए। ये बिल्कुल अलग है, लेकिन देखिए एक ऐसा स्कूल भी है जहां पर कुछ ऐसा ही होता है, यानी कि 12 घंटे तक स्कूल खुला रहता है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक स्कूल खुलता है, दोपहर 2 बजे तक स्कूल में पढ़ाई होती है और फिर बच्चे अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि ये सरकारी स्कूल है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को हर तरह की तालीम दी जाती है। इस स्कूल की एक और खासियत है, इसे पति पत्नी मिलकर चला रहे हैं। वो भी पता है कितने साल से? 20 सालों से। देखिए, मस्ती की ये पाठशाला एक सरकारी स्कूल में लगी है। बच्चे बच्चियां गा रही हैं, झूम रही हैं, डांस कर रही हैं। जिन बच्चों की खेलकूद में रुचि है वो मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। दरअसल ये ऐसा सरकारी स्कूल है जहां पहले पढ़ाई होती है और फिर बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। बच्चों की पसंद के हिसाब से उन्हें मौका दिया जाता है। पंजाब के संगरूर का ये स्कूल 12 घंटे खुला रहता है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्लास होती है और फिर छोटे से ब्रेक के बाद बच्चे डांस, म्यूजिक और खेलकूद में शामिल होते हैं। बच्चे भी खुशी खुशी 12 घंटे स्कूल में बिताते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ उनके संपूर्ण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। मोटिवेशन घर से ही मिलती है और सबसे ज्यादा मोटिवेशन हमारे स्टूडेंट से मिलती है। वो बच्चे हर साल कुछ ना कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आते हैं, तो घर से भी यही मिलता है कि ठीक है आप लोग और आगे जाओ और आगे जाओ।
इसलिए मेहनत करते रहते हैं। तो आप 8 बजे तक स्कूल ओपन रहता है, पहला स्कूल है पंजाब का? नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम लोग काम है अपना अर्ली मॉर्निंग में और लेट टाइम तक हम लोग घर में निपटा के आते हैं। अगर मन में है तो करना है, फिर तो देखो ये बहाना चलता ही नहीं है। सुरेंद्र सिंह और रेणु सिंगला 2002 में इस स्कूल में आए थे और तब से यही है। अमूमन शिक्षकों को ट्रांसफर होता है, लेकिन इन दोनों ने जिस अंदाज में इस स्कूल को नई पहचान दिलाई है, उसे देखते हुए स्कूल की पूरी जिम्मेदारी इन दोनों को सौंप दी गई। मैंने तो ऐसा है जी, लोगों के कॉपरेशन है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसमें हमें मोटिवेशन मिलती है। कहाँ तक स्कूल का नाम चला गया, बच्चे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसलिए बढ़िया लगता है हमें कि बच्चे आगे करते रहें, उससे आपको मोटिवेशन मिलती रहे तो और बढ़िया चलता रहता है। बच्चे भी स्कूल में काफी खुश हैं। बच्चों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई के बाद अपने पसंद के हिसाब से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। मेरा स्कूल बहुत ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ तक स्कूल लगता है। स्कूल की एक और बड़ी खासियत है, यहाँ उन बच्चों को क्लास के बाद अतिरिक्त समय दिया जाता है जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। यानी पढ़ाई में कमजोर बच्चों को अलग से कोई ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब के संगरूर के रत्तों के गांव का सरकारी स्कूल पूरे देश के स्कूलों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि ये स्कूल पूरे 12 घंटे ओपन रहता है, जहां पर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बच्चों को शिक्षा दी जाती है। वो संभव हो रहा है इस स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से, जो पति पत्नी हैं और स्कूल के टाइम के बाद भी इसी स्कूल में दूसरे स्कूलों के बच्चों को भी एजुकेशन देते हैं। बलवंत सिंह विक्की, GNT, संगरूर। देखिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने सबसे ताकतवर स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब से ली गई पहली पूर्णतः रंगीन फोटो को जारी कर दिया है। यह अब तक देखी गई ब्रह्मांड की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली पहली रंगीन तस्वीर है। इस तस्वीर में देखिए, अंतरिक्ष में मौजूद उन तमाम आकाशगंगाओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है जो अब तक इंसान की निगाहों से ओझल रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई अंतरिक्ष की इस पहली पूर्णतः रंगीन तस्वीर को जारी कर दिया। देखिए यह अद्भुत तस्वीर। देखिए, उम्र के बारे में ये कहा जाता है कि उम्र तो बस एक नंबर होता है। जोश और जज्बा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, और इस बात को 94 साल की इन दादी ने सच साबित कर दिया है, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। भगवानी देवी ने 100 मीटर दौड़ में गोल्ड हासिल किया है। उन्होंने ये दौड़ 24.74 सेकंड में पूरी कर दी है। इसके साथ ही गोला एवं चक्का फेंक में उन्हें ब्रॉन्ज मिला है। कुल मिलाकर दादी का दबदबा इस चैंपियनशिप में कायम रहा है। उन्होंने गोल्ड मेडल और 3 पदक और जीत लिए हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 29 जून से 10 जुलाई तक फिनलैंड के टैम्परे में आयोजित हुई थी। इस चैंपियनशिप में 35 साल से ज्यादा की महिला और पुरुष एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, और ऐसे में 94 साल की इन दादी की फिटनेस को देखकर हर कोई इनका कायल हो रहा है। जिस उम्र में लोग अपने हाथ पैर नहीं हिला पाते, उस उम्र में उन्होंने गोल्ड जीता है, अपने नाम किया है। और ये प्रेरणा भी उन लोगों के लिए जो उम्र को बहाना मानकर कुछ चीजों को छोड़ देते हैं। बस 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 बस